नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसे आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जयशंकर साहब ने तो दावा कर दिया है कि पाकिस्तान को स्ट्राइक के पहले बताया गया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकाने पर हमला करेंगे, मिलिट्री चाहे तो दूर रह सकती है। अब इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन साथ में लीपापोती भी शुरू हो गई। जो दूरदर्शन खुद वहां मौजूद था जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, माइक आईडी साफ तौर पे दिख रही है उसमें, वो दूरदर्शन अब फैक्ट चेक के नाम पे नया खेल खेल रहा है। वो ये कह रहा है कि जयशंकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या माना जाए? एक तो इसको आप कितना जो है रणनीतिक रूप से सही मानते हैं कि जयशंकर ने इन्फॉर्म किया कि हम ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या जयशंकर की ये जो बात है वो ये साबित नहीं करती है कि क्यों सीज फायर के लिए आपको मजबूर होना पड़ा? जय संविधान। देखिए रामप्रकाश जी, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जयशंकर साहब, ये डिफेमेशन नहीं कर रहा हूं मैं, उनका बड़ा सम्मान करता था, उन्हें एक अच्छा अधिकारी मानता था। आईएफएस थे, अमेरिका में एम्बेसडर थे, उनके पिताजी भी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनकी जो डीएनए है बहुत अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की विदेश नीति को फेल किया है, और बुरी तरह से फेल किया है, और इस तरह से फेल किया है कि भारतवर्ष के 77 साल के स्वतंत्रता इतिहास में इतना खराब दिन हमारा कभी नहीं आया कि हमारे साथ एक भी देश ना खड़ा हो। केवल एक देश हमारे साथ खड़ा हुआ, वो देश जो तालिबान रूल के अंदर है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज ही नहीं रखा है एज ए गवर्नमेंट। हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। और तालिबान के बारे में तो ये जयशंकर साहब का, मैं तो समझता हूं, इतने असफल विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग को वो देखते हैं। एक तो मैं ये मानता हूं। दूसरी बात ये है कि आप खुद सोचिए, और ये मैंने और लोगों को भी सुना, राजनीतिज्ञों को भी सुना, मैंने रक्षा विशेषज्ञों को भी सुना। देखिए, मानी बात है कि इसका मतलब अगर आप ये 1 घंटे पहले भी बता देंगे कि हम टेररिस्ट कैंप पे अटैक करने वाले हैं, और वो कह रहे हैं हमने सूचित किया। भाई, टेररिस्ट कैंप से टेररिस्ट को हटाने में तो 1 घंटे में तो वो 200 किलोमीटर दूर निकल जाएगा। हेलीकॉप्टर तो उसको ले जाएगा 1000 किलोमीटर दूर, तो टेररिस्ट तो बच जाएगा। तो मसूद अजहर अगर बच गया, और वो ये कह रहा है, मसूद अजहर कह रहा है मेरे परिवार के 14 लोग मर गए, इसका मतलब यह है कि जो लोग आतंकवादी नहीं थे, उनको खबर नहीं दी गई, वो वहीं रहे और मारे गए, और फिर उसके बदले में पाकिस्तान ने 15 करोड़ रुपए मसूद अजहर के परिवार को दे दिया, और मसूद अजहर वहां से निकल गया। तो इसका मतलब यह है कि क्या आप टेररिस्ट को मारना चाहते थे, या टेररिस्ट कैंप के फिजिकल स्ट्रक्चर को मारना चाहते थे और निरीह लोगों को मारना चाहते थे? भाई, जैसे आपने देखा ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने मारा, क्या उन्होंने पाकिस्तान को खबर की? क्या इंटरनेशनल लॉज के बारे में अमेरिका से ज्यादा किसी को पता है? भाई, उन्होंने कहा है ओसामा, और ये पूरा विश्व मानता है, ओसामा बिन लादेन इज ए टेररिस्ट, वाज ए टेररिस्ट, ही वाज द टॉप वर्ल्ड टेररिस्ट। अमेरिका ने ड्रॉप किया, उसे उठाया और ले जाके उसका काम कर दिया, और पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं पाया, वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ नहीं बोल पाई। तो अगर इसमें मसूद अजहर और जो बाकी जो टेररिस्ट हैं, जिनको कंधार के अंदर छोड़ के आए थे हमारे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार वाले, क्या उन्हें बचाने का ये षड्यंत्र था? भाई, ये जरूरी नहीं है रामप्रकाश जी कि मसूद अजहर के परिवार के जितने भी लोग हैं, चचा जाद या ताऊ जाद, वो मौसेरे भाई और जितने भी हैं, सब आतंकवादी हों। आतंकवादी जो था वो तो बच गया, और जो आतंकवादी नहीं थे, वो जो मरे, वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? अच्छा, जो 15 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है उसके परिवार को, वो तो फिर टेररिस्ट भेजेगा आपके देश के अंदर। और अमेरिका ने $1 बिलियन का एड करके, इसका माने मसूद अजहर और पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर दिए। आपको यह भी पता है कि अमेरिका ने यह भी निर्णय ले लिया है कि टर्की को वो मिसाइल्स देंगे। तो टर्की जो भारतवर्ष के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, उसको अमेरिका जो है मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका माने वो उस देश की मदद कर रहा है जो भारत के विरोध में खड़ा हुआ है। आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान के एक कंपनी से अमेरिका की एक कंपनी का समझौता हुआ है, जो अमेरिका की कंपनी जिसमें प्रमोट जो शेयर होल्डिंग है, 60% शेयर होल्डिंग डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की है, और जो क्रिप्टो करेंसी बनाती है, उसका पाकिस्तान से संबंध बन रहा है, इंडिया से संबंध नहीं बन रहा है। और चीन जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका ये कह रहा है मध्यस्थता कराएंगे। तो देखिए, इसका मतलब यह है विदेश नीति की आपने ऐसी की तैसी कर दी है। और जयशंकर साहब ने वास्तविकता में ये जो सेंटेंस बोला है, इसका मतलब यह है कि आपने टेररिस्टों को बचाया है, देश के साथ धोखा किया है, और इससे बड़ा धोखा देश के साथ कुछ हो नहीं सकता। सर, अब ये साफ तौर पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ट्रंप साहब जो सीज फायर का वो लेने की कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट, वो ट्रंप साहब नहीं बल्कि जयशंकर साहब की वजह से ये सीज फायर को मजबूर हो गया भारत। साथ में एक चीज और समझे आपसे
कि जब भाई आपने पहले ही खबर कर दिया तो वो जैसा आपने अभी कहा कि सारे लोग वहां से गायब हो गए, तो पूरा हमला हमारा बेअसर हो गया। तो आखिर ये किया क्या है? ये इसको नीति माना जाए, रणनीति माना जाए, या फिर साजिश मानी जाए सीधे तौर पे? देखिए, आप ये खुद सोचिए, जो जयशंकर साहब ने उसी इंटरव्यू में, उसी एड्रेस में कुछ देर बाद कहा है, उन्होंने कहा है आप सैटेलाइट पिक्चर से देखिए, हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। अरे यार, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द टेररिस्ट को मारना था, आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी खत्म करना था। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके आप अपने नंबर लेते रहे कि साहब देखिए हमने वो अड्डा, अच्छा वहां पे जो बीबीसी बता रहा है वो बता रहा है कि वो एरिया जो हाफिज सईद और इन लोगों के कब्जे में था, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टेक ओवर कर लिया था, वहां एजुकेशनल ट्रस्ट चलता था। तो बिल्डिंग को गिराना, आप बिल्डिंग को गिराना चाहते थे, टेररिस्ट के परिवार वालों को मारना चाहते थे या टेररिस्ट को मारना चाहते थे? और ये तो देखिए, किसी भी आदमी को, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को पता है कि अगर आप खबर कर देंगे कि हम टेररिस्ट को मारेंगे और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट नहीं मारेंगे, वो टेररिस्ट को हटा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वरद हस्त है टेररिस्टों के ऊपर और वो 15 करोड़ रुपए उनको दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहले भी मैंने कहा और आज के तारीख में अब ये प्रतिक्रिया जो आनी शुरू होंगी जयशंकर साहब ने देश के साथ, इसका मतलब ये है कि मामला कुछ और गंभीर है। और जब प्रश्न पूछेंगे कहेंगे इसका माने हमारे आर्मी के लोग जो मारे गए हैं, हमारे जो एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं, हमारे पायलट मारे गए हैं, 7-8 लोगों की फोटो चल रही है सोशल मीडिया के अंदर और रोज पता चल रहा है कि फलानी जगह मारे, इसका माने जो टेररिस्ट हमारे जैसे पुलवामा के अंदर 40 लोग को शहादत दिलाई थी और इस बार हमारे 6-7 लोग जो भी सैनिक मारे गए हैं या 25-30 जितने भी हैं हमारे वहां पे पुंछ और राजौरी के इलाके में जो लोग रहते थे वो मारे गए हैं, या 26 लोग जो पहलगांव के अंदर मारे गए हैं, तो आपने उनको आगाह, क्या आप सोचते हैं टेररिस्ट ने आगाह किया था कि पहलगांव के अंदर हम घटना करने वाले हैं और आप वहां से अपने निरीह लोगों को हटा लीजिए? तो अगर उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया कि निरीह लोगों को हटा लीजिए और टेररिस्ट ने अचानक टैग करके हमारे ऐसे लोगों का जिनका कोई दोष नहीं था मार दिया, तो आपने टेररिस्टों को हटने का मौका क्यों दिया? ये कौन सा इंटरनेशनल लॉ है या इंटरनेशनल रिलेशंस है? देखिए, जयशंकर साहब की बुद्धिमत्ता पे तो मुझे उस दिन शक हो गया था राम प्रकाश जी, जिस दिन इन्होंने, जयशंकर साहब ने ये कहा था कि इस बार ट्रंप सरकार, आज तक आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, किसी देश ने इतनी बड़ी मूर्खता नहीं की है। आपने ट्रंप की कन्वेंसिंग की, बाइडेन जीत गया, बाइडेन की कन्वेंसिंग की, ट्रंप जीत गया, मतलब बाइडेन से मिले, ट्रंप से नहीं मिले तो ट्रंप जीत गया, बाइडेन ने भी आपसे बदला लिया, ट्रंप ने भी आपसे बदला दिया, ये शंकर साहब आपके विदेश मंत्री हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि ये इतने, जिनको मैं समझता था बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति पे अगर भरोसा करेंगे तो ये देश का बंटाधार कर देंगे। सर, हम बात कर रहे हैं, अगर जिस तरीके का अभी आपने एक बड़ी चीज कही कि ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में, ट्रंप के फैमिली और पाकिस्तान के बीच में क्रिप्टो में डील हुई, और उसके बाद एक तरफ ये डील, दूसरी तरफ ट्रंप खुद अब जो है वो चीन जाने की बात कर रहे हैं। चीन ने नहीं कहा है कि वो ट्रंप को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही हैं, लगातार मीडिया में है कि ट्रंप जो है वो चीन जाएंगे। तो सर, एक तरफ ट्रंप साहब जो है पाकिस्तान के लिए खड़े रहे, दूसरी तरफ वो चाइना के साथ खड़े हैं, और चीन जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मोदी जी इन सारी चीजों पर चुप है, पूरी भाजपा चुप है, केंद्र की सरकार चुप है। तो क्या माना जाए, ये सारी चीजें कहीं प्री प्लान नहीं दिख रही हैं कि अगर भारत जो है आतंकी हमले के बाद, सबको पता था कि भारत जो है वो ऐसा तो छोड़ेगा नहीं, जिस तरीके से जन भावना है और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे में पाकिस्तान के साथ ये पहले से इन लोगों ने, इन जैसे देशों ने प्लान कर लिया था, या पाकिस्तान ने पहले से इन जैसे देशों के साथ बड़ी डील कर रखी थी कि भाई भारत हमारे ऊपर हमला करेगा तो आप सबको हमारे साथ आना पड़ेगा और हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा? देखिए, ये बात तो राम प्रकाश जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि एक ऐसा गुट था वर्ल्ड के अंदर, मुसलमान देशों का, मुस्लिम देशों का, जिन्होंने हमेशा भारतवर्ष का साथ दिया है। आपको पता है मिस्र से हमारे कितने अच्छे रिलेशन थे, इजिप्ट से हमारे कितने अच्छे रिलेशन थे, और आज से नहीं 70-80 साल से थे। हमारे ईरान से कितने अच्छे संबंध थे, इराक से कितने अच्छे संबंध थे, हमारे मुस्लिम कंट्रीज से इतने बढ़िया संबंध थे। लेकिन व्यापारिक संबंध के लिए चलिए वो आ जाते हैं आपके देश में, अपने देश में वो बुला लेते, वो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करें, वो अपने देश के अंदर इस बात को कैसे जस्टिफाई करें कि भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से इंटरनेट से उनको सूचनाएं मिल रही हैं कि कभी तो उनके नबी का अपमान आप करते हैं,
कभी जय श्री राम एक मुसलमान से कहलवाते हैं, वो तो ऐसा नहीं कर रहे ना भाई। आज बहरीन में या कुवैत में या कतर में या दुबई में हम हिंदू जाते हैं तो हमें पूरा सम्मान मिलता है। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो मुस्लिम देश आपके साथ क्यों खड़े होंगे? तो टर्की इसीलिए खड़ा हुआ है। टर्की ने साफ साफ कह दिया कि भारतवर्ष हमारा मित्र है लेकिन पाकिस्तान हमारा भाई है। ये कहा ना टर्की ने। क्यों कहा? क्योंकि मानी बात है कि आप अगर मुस्लिम फ्रेटर्निटी को इतना ज्यादा अपमानित करेंगे, और केवल अपमानित नहीं करेंगे, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एक कर्नल को जो हैपेंस टू बी ए मुस्लिम बट उसके पूरा परिवार, उसका पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि एक वीरांगना की है। उसकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी हैं, उनके परिवार के लोग सेना में थे, उनके पति सेना में हैं, वो सेना में हैं, उनके बच्चे सेना में जाने को तैयार हैं। ऐसी महिला को केवल इसलिए कि वो मुसलमान है। और ये तो भारत सरकार ने देखिए वास्तविकता में बहुत बड़ा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था कि वो जो बनाया था, त्रिकुट बनाया था, उसमें एक कश्मीरी को रखा था और एक मुसलमान को रखा था, एक हिंदू बिटिया को रखा था। इसका माने उन्होंने पूरे विश्व के अंदर वैसे दिया था कि हम हिंदू मुसलमान एक हैं, हम एक मुट्ठी के समान हैं। लेकिन बार बार रोज अब ये हिंदू मुसलमान नैरेटिव इनका हल्का पड़ रहा है, तो हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बढ़ाने के लिए कहीं ये वाशिम में कर देते हैं, कहीं मध्य प्रदेश के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमानों को गाली देने लगते हैं। अब बताइए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होती है। सर ये तो ठीक है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई, जिस तरीके से चीजें देखी गई, या जिस जो हर्ष तिरंगा यात्रा में राष्ट्रध्वज का किया जा रहा है, तो वो तो नैरेटिव लगातार भाजपा लेकर के चल रही है, सरकार चल रही है। ध्रुवीकरण से लेकर के ध्रुवीकरण के लिए क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं वो सबको पता है। अब इन सबके बीच में जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था और सेना के माध्यम से सरकार के साथ खड़ा था, इस तरीके की ये जो खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ ट्रंप साहब पीछे लगे हुए हैं मोदी जी के कि तुम कहो कि सीज फायर ट्रंप ने करवाया है, क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ जयशंकर साहब जैसे लोग जो है वो मिट्टी पलीत कर रहे हैं, और रही सही जो है वो देश में इनके नेता निकाल दे रहे हैं। जिस तरीके का बयान विजय शाह ने दिया, जिस तरीके का बयान देवड़ा ने दिया, वो सब सारी चीजें सर समझना हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरी कवायद है वो आखिर चल क्यों रही है, क्यों की जा रही है, क्यों इस पर स्पष्टीकरण दे देने में या इसको क्लियर कर देने में भाजपा को क्या दिक्कत है? साफ ये क्यों नहीं बता देते हैं कि इस तरीके से ये काम हमने किया और उसकी बदौलत ये सारी चीजें हो रही हैं, या हम आज जहां खड़े हैं पहलगाम से लेकर के और अभी तक जो कुछ हुआ वो अपडेट देने में दिक्कत क्या है देश को, विपक्ष को? विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहा है। देखिए, ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे प्रबल समर्थक थे उनके दिमाग में भी ये प्रश्न तो उठ गया है, और ये जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया इसके बाद तो ये और ज्यादा मजबूत हो गया है कि क्या आप पाकिस्तान को सही में सबक सिखाना चाहते हैं या सबक नहीं सिखाना चाहते। आपने कहा हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना चाहते, हम आतंकवादी अड्डों को खत्म करना चाहते हैं। आतंकवादी अड्डों को नहीं खत्म करना चाहते आप आतंकवादियों को मारना चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य था। आतंकवादी मरे नहीं, आतंकवादी तो बच गए, आतंकवादी के परिवार के लोग मर गए। आतंकवादी के परिवार जरूरी नहीं कि आतंकवादी हों। तो इसका मतलब यह है कि आपका पूरा का पूरा नैरेटिव, पूरा का पूरा, अच्छा ये प्रश्न तो अभी भी अनुत्तरित है कि पुलवामा के अंदर जो 40 लोगों की शहादत हुई, वो 40 लोग किसकी गलती से मारे गए और कैसे मारे गए। इतना अंदर घुस के एक आर्मी के कन्वॉय को कोई हिट कर दे, आरडीएक्स से भरी हुई जीप, और वहां कोई इंटरसेप्ट ना करे, उसका पता ना चले, उस पर कोई जांच ना हो, ये ना पता चले कौन दोषी था, किसी को दंड ना मिले और वो चीज आगे बढ़ जाए। वो भी इलेक्शन के पहले हुआ था, ये भी इलेक्शन के पहले हुआ है। लेकिन यहां पे मुश्किल असल में ये हुआ कि वो नैरेटिव फेल हो गया। नैरेटिव शुरुआत क्या की थी? नैरेटिव की शुरुआत की थी, पहले दिन से शुरू हो गई थी, जो छत्तीसगढ़ के बीजेपी हैंडल ने शुरू किया, ये धर्म पूछा जात नहीं। अच्छा, धर्म पूछा जात नहीं में केवल धार्मिक उन्माद फैला करने की बात थी, 80-20 करने की बात थी, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, उसकी बात थी। लेकिन जब लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर्स ने बताया कि कश्मीरी लोगों ने अगर न बचाया होता तो कम से कम 100 हिंदू मार गए होते, अपने कंधों पे ले लेके वो लोग उतरे, घोड़े वालों ने बचाया, सबने बचाया इसका। और उसके बाद जो कश्मीरियों ने एक सॉलिडेरिटी दिखाई हिंदुस्तान के साथ, वे कहा कि हम भारतवर्ष के साथ खड़े हैं, तिरंगा लेके उन्होंने यात्रा निकाली और पूरी तरह से उन्होंने ये कहा कि हमारे पर्यटक जो हैं हमारे भाई हैं, हमें मार लो लेकिन हमारे और एक मुसलमान ने जान बचाने में अपनी शहादत भी दी। तो वो नैरेटिव फेल हो गया। अच्छा, उसके बाद जब पूरा देश खड़ा हो गया, विपक्ष ने भी वो गलती नहीं की जो पुलवामा में कर गया था, उसने कोई प्रश्न नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं।
अब गलती करने का जो समय आ गया है वो जयशंकर साहब का आ गया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, अब आप सोचिए भाई यार, देश की बड़ी बड़ी शक्तियां कौन है? अमेरिका है, रूस है और चीन है। पहली बार ऐसा हुआ है 75 साल में, 77 साल में, कि रूस ने हमारे साथ खड़े होने से इनकार कर दिया है। पहली बार रूस ने आईएमएफ का जो लोन सैंक्शन हो रहा था उसमें इसकी रूस की भी बड़ी ताकत है, लेकिन रूस ने वॉकआउट नहीं किया, उसने भी पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। अमेरिका तो था ही, जिसके 16-17% वोट थे, उसने दिया। चीन ने भी दिया, सबने दिया, यूरोप ने दिया, ब्रिटेन ने दिया, जर्मनी, किसी ने भारत का साथ नहीं दिया। तो जब चीन आपके साथ नहीं है और चीन आपके साथ युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ, अरुणाचल में नाम बदल रहा है, और रूस ने बिल्कुल शांति अडॉप्ट, रूस ने क्यों शांति अडॉप्ट की होगी आप खुद सोचिए, जरा जेन्युइनली सोचिएगा। जब पहले अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा, भारतवर्ष खरीद रहा था। भारतवर्ष क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा था, इसलिए उसकी इकोनॉमी बची हुई थी। भारत क्या करता था? रूस से सस्ता तेल लेता था, रिफाइन करता था, यूरोप और अमेरिका को बेचता था। इस बार अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कह दिया कि नहीं, भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और मान गया है भारतवर्ष। अब रूस क्यों साथ देगा आपका? जब उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और उस पे आप भी अमेरिका लॉबी के साथ खड़े हो गए हैं, तो आपके साथ रूस क्यों खड़ा होगा? अमेरिका ने ये बिल्कुल ठान ली है कि उसको चीन से दोस्ती करनी है। तो हम बहुत दिन से कह रहे हैं, राहुल गांधी बहुत दिन से कह रहे हैं, राहुल गांधी का संसद वाला भाषण निकालिए जब वो कह रहे हैं चीन से सावधान रहिए। और चीन, रूस और अमेरिका का एक त्रिकुट बन रहा है, और ये हमारे जैसे देशों को ये लोग लूट खाएंगे। वो कहेंगे ठीक है, इस सब कॉन्टिनेंट में चीन लूटे, उस सब कॉन्टिनेंट में रूस लूटे, और उस पूरे बाकी जो अरब कंट्रीज हैं उसको अमेरिका लूटे। और अमेरिका ने वहां $1.1 ट्रिलियन का ट्रेड डील भी कर लिया, सऊदी अरेबिया में जाके, बहरीन में जाके, कुवैत में जाके, कतर में जाके। तो वो तो अपने अरब कंट्री से दोस्ती बढ़ा रहा है। वो अरब कंट्री जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, आज के तारीख में आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि आप हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा करते हैं। आपका पॉलिटिकल नैरेटिव ही केवल हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान नैरेटिव के अलावा आपका कोई नैरेटिव ही नहीं है। और उस हिंदू मुसलमान नैरेटिव को देवड़ा साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके विजय शाह साहब जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। रोज वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे हिंदू मुसलमान डिवाइड। अब बताइए राम प्रकाश जी, आप शांति से सोचिए, अब हिंदू मुसलमान नैरेटिव कैसे पैदा हो जाएगा, और इतनी जल्दी कैसे पैदा हो जाएगा? बिहार के अंदर उसका इफेक्ट कैसे दिखाई पड़ेगा? भाई आज तो प्रश्न तो हिंदू पूछ रहा है। भाई हिंदू ये पूछ रहा है कि जब परेशानी का समय था तो मुसलमानों ने जब हमारा साथ दिया, तो जब वो परेशानी टल गई और आपने आतंकवादियों को नहीं मारा, आतंकवादी कैंपों के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, जो जयशंकर साहब कहते हैं, सैटेलाइट पिक्चर देख लीजिए, हमने उनके भवन तोड़ दिया। अरे भवन थोड़े तोड़ने थे आपको आतंकवादी मारने थे, आतंकवादी मरे नहीं। आतंकवादी को आपने पहले बता दिया, ये रस को उद्घाटन आपने कर दिया। इसका मतलब ये है आप आतंकवादियों को नहीं मारना चाह रहे थे, एक नौटंकी करना चाह रहे थे, लेकिन इस नौटंकी आपको इसलिए महंगी पड़ गई कि अरुणाचल में चीन ने नाम बदल दिए, अमेरिका उनके साथ जाके खड़ा हो गया। सर एक और, जब आपने कुवैत और इसका जिक्र कर दिया, इस गल्फ दौरे का ट्रंप साहब के, अंबानी साहब वहां क्या करने गए थे? अंबानी साहब और ट्रंप साहब के बीच में क्या कोई बड़ी डील हुई? और अगर अंबानी साहब ट्रंप के करीब पहुंच जाएंगे तो अडानी साहब की मुश्किलें नहीं बढ़ जाएंगी? क्योंकि अडानी जी के चक्कर में बहुत नुकसान कराया है भारत सरकार ने भी अंबानी जी का। जो अधिकार अंबानी को मिलना चाहिए था वो आज अडानी साहब को मिलते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार। देखिए ये बात, मेरा जो ये बड़ा प्रबल विचार है, और मैं हमेशा से ये सोच रहा हूं और मान रहा हूं इस बात को कि अच्छा, आपको पता होगा कि अंबानी जी को एक इतना बड़ा लोन मिल गया है जो आज तक अंबानी ने इंटरनेशनल लोन नहीं उठाया है। ही हैज गॉट द बिगेस्ट इंटरनेशनल डॉलर लोन इन लास्ट 2-3 डेज। तो उन्होंने एक लोन उठा लिया, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मोदी जी, आप तो रहिए अडानी जी के साथ, और मैं अब आपके विकल्प ढूंढ रहा हूं, और मैंने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे संबंध बना लिया है। देखिए मोटे मोटे तौर पर अडानी जी चीन के साथ हैं। आप जानते हैं चीन की कंपनी और चीन के प्रोमोटर्स के साथ उनकी कंपनी में कितना ज्यादा कोलैबोरेशन है, और ऑल्टरनेटिव में अंबानी जी जो हैं वो वेस्टर्न लॉबी के साथ हो गए हैं। और इससे मुझे ये भी इंडिकेशन मिल रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, अमेरिका के रुख से ये साफ पता चल रहा है जिस प्रकार से वो भारतवर्ष की बाह मरोड़ रहा है और बार बार एम्बेरस कर रहा है मोदी जी को। और अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी उन्होंने मोदी जी को नहीं बुलाया, पन्नू तक को बुला लिया, अंबानी तक को बुला लिया, और मोदी जी को नहीं बुलाया। मुझे ऐसा लगता है अडानी जी बहुत बड़े खतरे में हैं।
जो मोदी जी झुकते चले जा रहे हैं कि अडानी जी पे कुछ मत करना, जो कहोगे हम कर देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और मेरे ख्याल से अब अडानी जी को छोड़ने वाला नहीं है अमेरिका, और इसके लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन से हमारा आयात बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एक बहुत बड़ा अवसर हमने खो दिया है। आप बताइए राम प्रकाश जी, टिम कुक से जो कहा ट्रम्प साहब ने कि आप भारत में इन्वेस्ट मत कीजिए और अमेरिका में इन्वेस्ट कीजिए, ये केवल टिम कुक से नहीं कहा, ये केवल एप्पल से नहीं कहा, ये पूरी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी जो इन्वेस्टर है और बड़े बड़े लोग हैं जो इंडस्ट्री कहां लगाएं इसका निर्णय लेते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि भारतवर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो। और अब भारतवर्ष अगर ये पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति, अब जयशंकर साहब कह रहे हैं कि वी हैव नॉट स्टॉप्ड वॉर, इट इज कंटिन्यूइंग, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अरे भैया, अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो विश्व का जो इन्वेस्टर जगत है वो आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट क्यों करे? युद्ध जहां होने वाला है और जहां आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, ऐसे देश में जो न्यूक्लियर पावर्स है और आपस में लड़ने को तैयार बैठी है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें? वो वियतनाम में जाके ना करें, वो ताइवान में जाके ना करें, वो साउथ कोरिया में जाके ना करें, आप क्या क्यों करें? तो अमेरिका जो बार बार मैसेज दे रहा है, और अंबानी साहब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप से, अब क्योंकि आप जानते हैं अंबानी साहब को भी पता है कि मोदी जी भी चाहे तो उन पे हाथ नहीं रख सकते, उन पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो ट्रंप साहब से उनकी नजदीकी बन गई है, उनके स्वेरिंग इन में भी गए हुए हैं और उनके इस कार्यक्रम में भी वो चले गए हैं कतर के अंदर। तो और वहां जाके बकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे शेक हैंड किया और उनसे बड़े प्यार से बात की है, और स्टेट डिनर के मौजूद रहे जहां मोदी जी मौजूद नहीं थे, वहां अंबानी जी मौजूद थे। तो इससे मुझे लगता है कि भारतवर्ष को, जो राहुल गांधी ने पहले भी चेता दिया था, इन लोगों ने, क्योंकि देखिए बड़े घाघ लोग हैं, ये झप्पी अप्पी लगने से किसी को अपना दोस्त दुश्मन नहीं मानते हैं कि आपने हाथ चूमा, उनके यहाँ अर्थक्वेक आया तो आपने मदद कर दी, वो नहीं करते, वो इंटरेस्ट देखते हैं अपना। लेकिन आपने मुस्लिम देश, जो देश वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा पैसा जिनके पास है, उनको आपने इसलिए आहत कर दिया कि आपके राजनीतिक हित और उनके राजनीतिक हित क्लैश करते हैं। भाई, मुस्लिम कंट्रीज को अपने भी सिटीजन्स को ये आश्वासन तो देना पड़ेगा ना कि हम उस देश के साथ खड़े जो मुसलमानों से अत्याचार नहीं करता। भाई, हमारे 1 करोड़ हिंदू मुस्लिम देशों में रहते हैं और नौकरी करते हैं और रिपेट्रिएट करते हैं पैसा, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था काफी हद तक उसके साथ चलती है। तो वो जब हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार नहीं कर रहे, तो हम अपने देश के मुसलमानों से अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आपको ये भी नई खबर मिली होगी, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, सोशल मीडिया पे आई है, कि अब अमेरिका में रहता हुआ कोई भी भारतीय अगर इंडिया में पैसा भेजेगा तो 5% का टैक्स अमेरिका को देगा। आप बताइए, वो कुछ कितना बड़ा खेल होगा सर उसमें? बहुत बड़ा खेल होगा। अरे आप पता चलाएं, अमेरिका से और अरब कंट्री से जो रिपेट्रिएशन होता है, केरला चले जाइए, पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, गुजरात, पंजाब और केरला की जो प्रोस्पेरिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का है जो विदेश में जाके सेटल हो गए हैं और अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं। भाई, वहां कोई बच्चा मान लीजिए $10,000 कमा रहा है, अगर उसने $2,000 भी अपने बाप के पास भेज दिया तो उसके लिए $2,000 बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहां पे $2,000 का मतलब होता है 1.5 लाख रुपए महीना, और 1.5 लाख रुपए महीना तो यहाँ अपर मिडिल क्लास वाला कमाता है। केरला के अंदर जाइए, बड़ी बड़ी कोठियां पूछे किसकी हैं, सब कहेंगे कि साहब एनआरआईज की हैं। तो एनआरआई जो रिपेट्रिएशन करती है, इट रन्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उन बिलियन ऑफ डॉलर्स का 5% मीन्स ए लॉट ऑफ मनी, जो भारतवर्ष को नहीं मिलेगा। और वहां का जो अमेरिकन सिटीजन है, जो एनआरआई है, वो भारतवर्ष पेटे में चूकेगा, हिचकेगा कि यार 5% कट जाएगा तो मुझे देने से फायदा क्या, जो जाऊंगा तो $1,500 अपने पिताजी को दे दूंगा। तो जो ये बैंकों को और सारे उनको इनकम होती है रिपेट्रिएशन में, वो भी इनकम खत्म हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक संकेत है, और सब राष्ट्रभक्तों को इस समय आंख खोल के चीजों को ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत ज्यादा भक्ति में पड़कर देश का नुकसान न करें, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, लेकिन देश का नुकसान न करें। चलिए, अंबानी और अडानी जी के इस खेल में, मोदी जी के चक्कर में जो है अडानी जी मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। अब जब अंबानी जी ने सीधे ट्रंप से हाथ मिला लिया है तो निश्चित तौर पर अडानी जी के जेल जाने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि ये व्यापार राइवलरी जो है वो कहां तक, बिजनेस का ये जो द्वंद्व है वो कहां तक लेके जाता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर, हमको इन महत्वपूर्ण बातों की जो है वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।